हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टडी टू एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी पीएससी के एग्ज़ाम के व्यूअर पॉइंट से क्वेश्चन को देखेंगे और उनसे संबंधित जो बातें हैं उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो हम संबंधित बातों को डिस्कस करते हैं वो अपना महत्व रखती हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको बताना ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन और डी ओजोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन अगर यह नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO2 दिया होता तो यह ग्रीन हाउस गैस हो जाती। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन जैसी गैसें या ग्रीन हाउस गैसें हैं। आपको पता है दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैसों का इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों महत्व रखती हैं, क्योंकि यह गैसें क्या करती हैं कि वातावरण में ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पृथ्वी के भू सतह का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर जो है वो 15 से 16 डिग्री टेम्परेचर रहता है। अगर यह गैसें ना हो पृथ्वी पर तो भू सतह पर, तो पृथ्वी के भू सतह का जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाएगा और -18 डिग्री हो जाएगा, यानी -18 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, जो कि जीव जंतुओं के लिए सही नहीं होगा, उनके सर्वाइव करने के लिए सही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ग्रीन हाउस गैस अपना महत्व रखती हैं। ठीक है, अगर पूछ ले कि प्राथमिक गैस ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सामान्यतया पर्यावरण को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण, यहाँ वर्गीकरण की जगह कुछ और लिख गया है, यहाँ वर्गीकरण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अंश नहीं है, वर्गीकरण का अंश नहीं है, आपको यह बताना है। जिसमें से पहला ऑप्शन है आपका परिचालन पर्यावरण, दूसरा है भौतिक पर्यावरण यानी बी, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक पर्यावरण और डी है जैविकी पर्यावरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा परिचालन पर्यावरण। परिचालन पर्यावरण पर्यावरण के वर्गीकरण का एक हिस्सा नहीं है, यानी अंश नहीं है। बाकी भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविकी पर्यावरण यह पर्यावरण का वर्गीकरण का एक हिस्सा है। जैसे कि आपको पता होगा भौतिक पर्यावरण जो है उसमें वायु, भूमि, मृदा आदि के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है दोस्तों, और सांस्कृतिक पर्यावरण के अंदर हम समाज, आर्थिक तंत्र, राजतंत्र के बारे में पढ़ते हैं। और जैविकी पर्यावरण के अंतर्गत हम वनस्पति, जीवों और सूक्ष्म जीवों आदि को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा है पर्यावरण का एक वर्गीकरण का अंश, परिचालन पर्यावरण नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। पारिस्थितिकी जो संक्रमण है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो इसका कॉन्सेप्ट ऑप्शन है आपके सामने एल्टन, बी बेनेट, सी बर्कले द्वारा या फिर रेट जेल द्वारा। किसके द्वारा दिया गया आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेनेट द्वारा। बेनेट यानी कि जॉन बेनेट नाम है इनका पूरा। जॉन बेनेट ने 1776 में एक सिद्धांत दिए थे पारिस्थितिकी संक्रमण का। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या किया था कि जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों स्तरों पर मानव संस्कृति और भौतिक पर्यावरण, मानव संस्कृति और भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, भौतिक पर्यावरण के बारे में के बीच जो है और प्रौद्योगिकी और सामाजिक नीति के मध्य जो संबंध है उस पर जोर दिया था कि इनका कहने का मतलब यह था
कि जो मानव है और जो पर्यावरण है उनके बीच का संबंध किस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने कहा था। ठीक है दोस्तों, जो बिनेट है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिनेट। बिनेट आपको पता ही होगा कि परिस्थितिकी का क्या मतलब है। परिस्थितिकी का मतलब है यानी इकोलॉजी का मतलब है जीव और जीव जहाँ वो रहते हैं, संयुक्त रूप से कहा जाता है जीव और उसका पर्यावरण यानी कि उसका जो वातावरण है, इन दोनों को संयुक्त रूप से परिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह बेनेट के द्वारा परिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा दी गई थी। ठीक है, 1776 में। ठीक है दोस्तों, चौथा देखेंगे, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। आपको बताना किस राज्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। तो यह राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है, यह हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यह जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है, यह चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह चंबल नदी पे बनाया गया है और 1978 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अच्छा, ये मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है। यह घड़ियाल है, लाल मुकुट वाले कछुए हैं, लुप्त प्राय जो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है, इनके संरक्षण के लिए जानी जाती है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। आपको बताना है कि कृत्रिम पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फाइब्राइन, बी लेक्सान, सी नियोप्रीन, डी टेफ्लॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइब्रिन। फाइब्रिन यह कृत्रिम नहीं है, यानी कि आर्टिफिशियल नहीं है, यह नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से मिलता है और यह एक प्रकार का रेशा है। क्या है, रेशा है। क्या दोस्तों, ये रेशा है। ठीक है, यह कृत्रिम रूप से नहीं मिलता है, ये नेचुरल है। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको नियोप्रीन एक सिंथेटिक क्या है, रबड़ है, जैसे कि आपकी कुकर की एक रबड़ है, ये सिंथेटिक नियोप्रीन ही है। ठीक है, और टेफ्लॉन एक थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका इस तरह से सही इसका आंसर हो जाएगा आपका फाइब्रिन। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा होगा फायर अलार्म, यानी कि आग लग जाने पर जो अलार्म बजता है उसमें किस डिवाइस का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन है आपके सामने, ए फोटोसेल, बी पानी, सी सौर सेल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फोटोसेल। फोटोसेल जो है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि आग कहाँ लगी है, ये सेंस करके हमें बताता है। ठीक है, फोटो जो सेल है इसका बहुत ज़्यादा यूज आज के टाइम में बढ़ गया है। ठीक है, जैसे कि आपके जो मोबाइल का जो कैमरा है, कैमरे में फ्लैश लाइट ऑटो का सिस्टम दिया होता है, यानी कि अगर वो फ्लैश लाइट ऑटो लगा देंगे आप, तो यह पता करके बता देगा, फोटो सेल ही होता है जो पता करके बता देता है कि आगे मतलब जो सेल्फी या फिर जो फ़ोटो ली जा रही होती है उस पर लाइट की ज़रूरत है कि नहीं। अगर लाइट की ज़रूरत है, यानी कि अंधेला दिख रहा है, तो वहाँ पास वो फ़ोटो सेल ही सेंस करके बताता है कि लाइट जलाने चाहिए, फ्लैश लाइट ऑन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये फ़ोटो सेल उसमें अभी देखिए स्ट्रीट लाइटों में लगाया जा रहा है। स्ट्रीट लाइटों में ऑटोमेटिक ऑन ऑफ सिस्टम है, यानी कि शाम होती है तो स्ट्रीट लाइट जल जाती है और जो सुबह होती है रोशनी पाता है तो ये बंद हो जाती है। तो फोटो सेल का यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये सेंस करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। आपको बताना है कि प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है। प्रोटीन, ठीक है दोस्तों, तो प्रोटीन जो है किस अंग में होता है। ए ऑप्शन ए है यकृत, बी मुंह, सी छोटी आंत, डी अमाशय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमाशय। अमाशय जो है दोस्तों, यह जो है जिसे स्टमक के नाम से जानते हैं, स्टमक में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पाया जाता है, जो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, यानी कि उसका पाचन कर देता है। और आपको बता दें कि यकृत क्या है,
यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि जो सबसे बड़ी हमारी ग्रंथि है, ठीक है। और यकृत में ही पित्त रस का निर्माण होता है। क्यों दोस्तों? पित्त रस का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमाशय, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। ऑप्शन ए है सूखा रोग, बी घेंघा, यहाँ पास सी होना चाहिए, यहाँ पास सी होना चाहिए, बी लिखा हुआ है। सी है ऑप्शन रक्त अल्पता, डी बेरी बेरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि पॉलिश किए हुए जो आहार हैं या चावल हैं उसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरी बेरी, ऑप्शन नंबर डी। बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है, और जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं उसमें विटामिन बी की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। आपको पता है कि सूखा रोग, जिसे रिकेट्स के नाम से जाना जाता है, रिकेट्स के नाम से जाना जाता है, ये क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और घेंघा रोग क्या है? घेंघा रोग क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड्स हमारे अंदर, यानी गले के पास थायराइड ग्लैंड्स होती है, जो आयोडीन की कमी से क्या होती है? इसमें सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है तो गले में गला सूज जाता है, ये घेंघा होता है, घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहा है वो डी रहा है, बेरी बेरी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? रक्त को जमने के लिए कौन से विटामिन जो है जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन सी। आपको बताना है कि कौन जो है हमारे जो शरीर का जो रक्त है, ब्लड है, उसको जमाने यानी जमने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें विटामिन ऑप्शन नंबर ए यानी कि के इज करेक्ट। विटामिन के जो है फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। यह हमारे अंदर जो ब्लड है वो क्या करता है? जमाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि विटामिन ठीक है, विटामिन क्या है कि विटामिन दो तरीके से है, दो कैटेगराइज किया जा सकता, दो भाग में। जैसे कि एक है जो वसा में घुलनशील होती हैं। वसा में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन होती हैं? ए हो गया, जैसे ए विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यह वसा में घुलनशील विटामिन है। और जो विटामिन बी है और सी है, यह विटामिन जो है जल में घुलनशील है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है इसका सही आंसर जो हो जाता है वो विटामिन के है। लेकिन अगर ए पूछा जाए तो ए किस लिए है? ए से क्या होता है? ये रेटिनॉल इसका नाम है, और इसमें से रतौंधी हो जाती है। रतौंधी अगर दूर करना है तो गाजर में एक विटामिन ए मिलता है, उसका यूज कर सकते हैं। और सी क्या है? विटामिन सी स्कारबिक एसिड होता है, जिसमें से स्कर्वी रोग हो जाता है। और ई जो है टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, और ई में बहुत सारी रोग हैं, अगर इसकी कमी हो जाती है तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं। और इससे जो समस्याएं हैं मुख्य रूप से वो त्वचा से जुड़ी होती हैं, और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्पर्म है, प्रजनन क्षमता और सौंदर्य के रूप में देखा जाए तो ये विटामिन ई महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखेंगे, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है हींग, बी शिलाजीत, सी सुहागा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। वृक्ष से पाया जाने वाला पदार्थ है आपका हींग। हींग जो है यह वृक्ष से पाया जाता है। बाकी शिलाजीत जो होता है वो
चट्टानों से मिलता है, चट्टानों की गर्मियों के टाइम में उनके पसीने के रूप में मिलता है। और जो सुहागा है वो एक सॉल्ट है, समझ गए, मिनरल और बोरिक एसिड का सॉल्ट होता है ये फिटकरी की तरह दिखाई देता है, ठीक है। और ये हमारे तिब्बत है, लद्दाख है, कश्मीर है, इसमें प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर इसका उपयोग देखें सुहागा का तो अग्निरोधी, फफूंदीनाशी, कीटनाशक के रूप में, डिटर्जेंट के रूप में, पाउडर बनाने में, सिंदूर बनाने में सुहागा का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो पदार्थ है जो वृक्ष से प्राप्त होता है वो हींग है, बाकी यह वृक्ष से नहीं प्राप्त होता शिलाजीत और ना ही सुहागा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को